हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर सेकंड से लिया गया है। आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन एंड रेंज होता है। उसके बाद हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आना चाहिए। देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और आज की क्लास फिनिश कर देंगे। आज का आपका होमवर्क मिलेगा एक्सरसाइज 3.2 आपको करना होगा। तो जो एग्जांपल्स मैं कराऊंगा उसी के बेस पर अगली एक्सरसाइज है, तो एग्जांपल्स जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर जब बात कहता है डोमेन और रेंज की, तो आपको सबसे पहले याद आता है रिलेशन। क्या याद आता है? रिलेशन। रिलेशन। और आपको पता है रिलेशन क्या होता है? जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और किसी भी सेट को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं उसे, तो वहां से निकल के आता है रिलेशन। रिलेशन जो है इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि R इज कॉल्ड द रिलेशन बिलोंग्स टू x, y। इसमें x जो होता है ये आपके सामने डोमेन होता है और y की जो वैल्यूज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं ये आपके सामने रेंज होती है। तो यानी कि डोमेन होता है x और रेंज होता है y। और ये आपको पहले भी आपने देखा है, ये आपको पता है, ये पॉइंट के नाम से पहचाना जाता था 10th क्लास में। पॉइंट क्या बोलते थे इसे? पॉइंट। पॉइंट में एक x एक्सिस होता है, उसे x कहते हैं, x कोऑर्डिनेट्स, और एक होते हैं y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां पर ये डोमेन है, यहां पर ये रेंज है। देखो क्या कहता है यहां पर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइनी एंड कोसाइनी फंक्शंस, यानी कि साइनी फंक्शन और कोसाइनी फंक्शन की जो डेफिनेशन है, वी ऑब्जर्व दैट। देखो अभी आपने साइन और कोसाइन के बारे में थोड़ा सा जाना, यानी कि साइन और कॉस थीटा बोलते हैं, कोसाइनी है, कोसाइनी का मतलब कॉस थीटा। ओके, कोसेक नहीं है ये। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बात करता हूं, यहां पर साइन की बात कर लेते हैं पहले। साइन, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं और साइन थीटा, थीटा की जगह पर 0 लिखता हूं, रेडियन में है तो 0 है। उसके बाद मैं लिखता हूं π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर, ये है आपके सामने π/4, एंड देन उसके बाद लिखता हूं मैं यहां पर π/3 और उसके बाद π/2। बस इतने को समझते हैं पहले। तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन π/3 यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री है, साइन π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। उसके बाद 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अगर 1/√2 को सॉल्व करने लग गए तो रैशनलाइज कर लो और यह जाएगा √2/2। इसका मतलब ये हो गया, √2 का मतलब होता है 1.414/2, मींस अगर इसे सॉल्व करेंगे 0.7। देखो पहले 0.5 आ रहा था, अब 0.7 आ गया। और π/3 की वैल्यू यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके सामने √3/2। √3/2 का मतलब हो गया 1.732 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये जगह 2/16 यानी कि 0.8 लगभग, मैं एक डेसिमल तक निकालू। और उसके बाद π/2 की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं इसे गौर से देखता हूं, तो 0 30 डिग्री यानी π/6, π/4 45 डिग्री, π/3 जो है 60 डिग्री और π/2 मतलब कि 90 डिग्री। तो यानी कि साइन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ साइन थीटा की बात करूं, तो पहले 0 आंसर आया, फिर 0.5 आंसर आया, फिर उसके बाद 0.7 लगभग आंसर आया, फिर 0.8 आया, फिर 1 आया। तो आपको एक बिहेवियर नजर आता है और वो बिहेवियर है कि साइन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ये वैल्यूज है क्या? दिस इज कॉल्ड रेशो। दिस इज कॉल्ड रेशो। सिंपल से शब्दों में समझना है, बिल्कुल सिंपल, कोई कठिन काम नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्या है ये। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक यूनिट सर्कल है, यानी कि इसकी रेडियस जो है 1 यूनिट है, और इस यूनिट सर्कल के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि मुझे साइन ढूंढना है, या फिर सर्कल को भी हटा के बात कर लेते हैं क्योंकि अब जरूरत नहीं है इसकी, अब सर्कल बना के भी कर सकते हैं बात और बिना सर्कल के भी कार्टेशियन प्लेन पे बात कर सकते हैं। मैंने कहा ये 0 नंबर की लाइन है और मैंने कहा ये 90 नंबर की लाइन है, तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच में जो है 90 लाइंस है इक्वल डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो मैं यहां से लाइंस बनाना शुरू करता हूं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड एंगल। ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी आपके सामने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक डी होता है, उसमें ऐसी लाइंस होती है, पूरा का पूरा यहां से यहां तक। तो ये 90 लाइंस है। मैंने कहा इसमें से मैंने एक लाइन ले ली और वो लाइन ले ली मैंने ये वाली लाइन ले ली, और ये लाइन का नंबर क्या है? ऑर्डर देखेंगे तो 30 नंबर की लाइन आ रही है, यानी कि 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 30 नंबर की। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं यहां से इस लाइन पर यानी कि 30 नंबर की जो लाइन है
यानी कि यहां से यहां तक अगर देखें तो ये 30 डिग्री कहलाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू तो 30 डिग्री कहलाएगी। यूनिट सर्कल है तो ये रेडियन भी कहलाएगी। फिलहाल मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूं। 30 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं? π/6 बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि इस लाइन पर जिसका नाम है OA लाइन पर मैं कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, वो पॉइंट यहां हो सकता है, 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 मतलब बड़े से बड़ा कितनी भी दूर ले लो और छोटे से छोटा कितना भी पास ले लो, हर जगह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलो बनाते हैं। देखो ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, देखो पूरा का पूरा ओरिजिन से राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक राइट एंगल मैंने ये बना दिया आपके लिए और एक राइट एंगल ये बना दिया। ऐसे कितने ही राइट एंगल बना लेंगे, कितने भी। अब जब ये सारे राइट एंगल आपने बना दिए तो एक एक करके देखते हैं। पहले ओ बी और सी की बात करते हैं। OBC राइट एंगल। इस OBC राइट एंगल में बच्चे ये BC जो है, BC, और ये जो आपके सामने दे रखा है OB, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, देखो BC को आप नापेंगे, फुट्टे से नापेंगे, सीधा सीधा आप इसे नापेंगे स्केल से और इसे भी नापेंगे स्केल से, OB को, दोनों को स्केल से नाप सकते हैं। इसका आंसर 0.5 ही आएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 ही होती है। कोई सा भी आप शेप ले लो, कैसा भी, छोटे से छोटा बना लो, बड़े से बड़ा बना लो। अगर आप 0 डिग्री को एक आधार बांधते हो और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे, याद रखना एक राइट एंगल लेना जरूरी है। राइट एंगल का मतलब बिल्कुल सीधा जमा का निशान, और यहां से लेकर यहां तक 90 लाइन आप खींचोगे। जो 30 नंबर की लाइन होगी, मैं उसको लेकर चल रहा हूं, वैसे आप किसी को भी लेकर चल सकते हो। जो 30 नंबर की लाइन होगी उस पर अगर वैल्यू 30 डिग्री पर वैल्यू 0.5 है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो आज से हजारों साल पहले मैथमेटिशियन ने किया था और उस पर बना दी गई थी टेबल। तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको आप नकार नहीं सकते, जिसको आप झुटला नहीं सकते, इसको बदल भी नहीं सकते। ऐसे ही देखिए, अगर मैंने एक और लिखा ABCD लिख देते हैं, DE लिख देते हैं। अब मैं ट्रायंगल की बात करता हूं। ऊपर ट्रायंगल था इन ट्रायंगल OBC, अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ODE की बात कर लेता हूं। ODE के अंदर DE अपॉन में OD इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5। आप चेक कर सकते हो प्रैक्टिकली अपनी कॉपी पे या किसी चार्ट पेपर पे बना के। बड़े से बड़ा एंगल, अगर मैं बात करता हूं ABCDEFG, अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल OFG की बात करता हूं, तो FG अपॉन में OF, आंसर आएगा 0.5, यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन π/6 नथिंग, ये कुछ नहीं है। इट इज ओनली द रेशियो ऑफ टू साइड्स। ये बात आप पहले पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ लो, लेकिन हम अभी पहली बार इसको विजुलाइज करके देख रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। ओके, इसका मतलब हर एंगल पर अपनी एक यूनिक रेशियो होती है, जो इसको कितने भी बड़ा करने पर और कितना भी छोटा करने पर चेंज नहीं होता है। उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कहते हैं। मैंने साइन की बताई, तो लेकिन इसमें एक बिहेवियर भी है कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है, मतलब क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि ये 30 था, ये 45 है, 30 से 45 पे भी एक ट्रायंगल बनेगा। देखो ये बना दिया मैंने 45 पे ट्रायंगल। देखो ये O है, FGHI मान लिया, है ना, OOHI, ये वाला एंगल के लिए एंगल क्या दे रखे हैं इस वाले ट्रायंगल के लिए? 45, है ना, 45। ये अगर जैसे मान लो छोटा ट्रायंगल था तो उसकी रेशो छोटी थी, बड़ा ट्रायंगल है ये देखो ऊपर, तो उसकी रेशो बड़ी है। देखो 0.5, 0.7। उससे बड़ा अगर होगा 60 पे बनेगा तो उसकी रेशो जो है और बड़ी हो जाएगी। उससे बड़ा बनेगा तो उसकी रेशो और बड़ी हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा वो यहां होगा 90 पे, और उसकी रेशो क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दोनों सेम ही है तो 1 आ जाएगी। ये बात मैंने बताई। तो बात समझ में आती है कि साइन में ये बिहेवियर होता है। लेकिन क्या हर किसी में ऐसा होता है? जैसे जैसे एंगल ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा वैसे वैसे उनकी रेशोज की जो वैल्यूज है, रेशो है ना, तो क्या वो भी बढ़ती चली जाएगी? नहीं, हर किसी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो देखो इधर, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब होता है 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर उसके बाद 0। आप देख सकते हो ये टेबल आपने याद की है, लेकिन ये टेबल बनाई कैसे गई थी? तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले क्या लिया गया? सबसे पहले इस तरीके के एक सिचुएशन ली गई, उसमें बहुत सारे एंगल्स बनाए गए, और उसके बाद ट्रायंगल बनाया गया, फिर उसके बाद उसको स्केल से लिटरली नापा गया, इसे नापा गया ये अपॉन ये, है ना, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो आंसर आया वो यहां पर लिख दिया गया, वही बनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
बात समझ में आती है? तो साइन और कॉस पर हम स्टडी कर रहे हैं। साइन का पूरा नाम साइन ही, कॉस का पूरा नाम कोसाइन ही, ठीक है ना। कॉसेक अलग है, कोसाइन अलग। तो ये समझ में आया कि कॉस जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है और साइन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है। ये एक बिहेवियर आया, ठीक है। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में आई है कि अगर मैं बात फंक्शन की करता हूं, जैसे कि एफ एक्स, सॉरी नॉट एफ एक्स, चलो लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लो, या फिर एफ एक्स की जगह वाई लिख लेते हैं। चलो एफ एक्स की जगह लिख लेते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू साइन। तो क्वेश्चन ये है, ये एक्स कौन है भाई? ये डोमेन है। ये वाई कौन है भाई? ये रेंज है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मैं x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दूं, एनी वैल्यू, है ना, यानी कि एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यहां पर मैं क्या रख सकता हूं? 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, ऐसे रखते ही चला जाऊंगा। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखूंगा, तो यानी कि डोमेन तो अलाउड करता है कोई भी रियल नंबर, लेकिन y की वैल्यू क्या आ सकती है? y मतलब कि रेशो बिटवीन टू लाइंस, यानी कि sin x की क्या वैल्यूज आ सकती है? तो आपने टेबल के अकॉर्डिंग देखा तो 0 से लेकर 1 तक तो यहां आ रहा है, और अगर इसके आगे की टेबल देखोगे, 90 से आगे की टेबल देखोगे, तो वैल्यूज क्या होंगी? मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं, 90 से आगे की वैल्यूज भी लिख के दिखाता हूं आपको। हालांकि इसको प्रैक्टिकली अब आप देख सकते हो कि 90 से आगे की वैल्यूज को कैसे मेजर करा जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली तो आप देख सकते हो, मैं लिख के दिखाता हूं आपको सारी वैल्यूज। देखो ये है आपके पास थीटा की वैल्यूज, और थीटा की वैल्यूज लिखी है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 के बाद आएगा 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री। सिंपल है, ये सारे के सारे लिख दिए मैंने, ठीक है ना। इसे आप रेडियन में मेजर में चेंज कर सकते हो। देखो साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा यहां होता है 0, यहां होता है आपके पास 1/2, यहां पर होता है आपके सामने 1/√2, यहां पर है √3/2, यहां पर है 1, उसके बाद होता है माइनस का √3/2, देन उसके बाद माइनस का 1/√2, फिर उसके बाद माइनस का 1/2, फिर उसके बाद 0। अब ये माइनस का क्यों होता है? क्योंकि यहां से यहां तक ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहां से यहां तक होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट पे तो साइन पॉजिटिव होता है। नहीं पढ़ा नहीं आपने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यस, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव होंगी, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ठीक है। बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखता हूं तो ये पहले बढ़ता चला जाएगा 90 तक, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, यहां से बढ़ता चला जाएगा, और सेम ट्रायंगल्स जो यहां बन रहे होंगे वही सेम ट्रायंगल्स यहां भी बन रहे होंगे, लेकिन यहां पर वो घटते चले जाएंगे। देखो बड़ी से छोटी वैल्यू, 1 से 0 तक का सफर छोटा होता चला जा रहा है। यहां पर इनकी रेशोज कम होती चली जाएगी, यहां पर इनकी रेशोज बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ना फिर उसके बाद कम होना, ठीक है। बात समझ में आती है? लेकिन अगर यही मैं कॉस की बात करता हूं तो यहां पर संख्या जो है घटती चली जाएगी, नहीं कि पहले आएगा 1, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 0, ऐसे क्या हुआ? घटती चलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद बढ़ती चली जाएगी वैल्यूज। कैसे बढ़ती चली जाएगी? इसके बाद आएगा आपके पास 0 के बाद 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1। लेकिन जो सेकंड वाला सेक्शन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस करके दिखाएंगे आप, ठीक है। बात समझ में आती है? माइनस प्लस का बिहेवियर आपको बता ही दिया था, कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कहां पर कौन सी चीज नेगेटिव होती है, चेक कर सकते हो आप। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं एक ट्रायंगल की, तो यहां पर परपेंडिकुलर पॉजिटिव का निशान है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। यहां पर बात करता हूं इस वाले ट्रायंगल की, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर की तरफ को क्या होगा? पॉजिटिव का निशान होगा, और यहां पर हाइपोटेनियस क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यानी कि साइन तो पहले पे साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सेकंड पे भी पॉजिटिव। लेकिन जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस में तो बेस होता है ना। देखो यहां पर क्या लिखेंगे? बेस, यहां पर बेस लिखेंगे। बेस पॉजिटिव होगा ना राइट साइड में, लेकिन नेगेटिव साइड यहां तो नेगेटिव होगा ना बेस, तो नेगेटिव बेस और पॉजिटिव हाइपोटेन्यूज डिवाइड करेंगे, तो रेशो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस तरीके से बिहेवियर देख लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। फिलहाल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिलहाल मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, इसी तरीके का बिहेवियर आगे भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने दो जगह बनाया, यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे नीचे की तरफ भी ट्रायंगल बनेगा, इस तरफ से, इस तरफ से, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे जब हम आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट पे आएंगे थर्ड पे, जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तब हम साइन को चेक करेंगे, तो वैल्यूज तो सेम बनेगी ना। जो परपेंडिकुलर यहां हाइपोटेनियस यहां है, परपेंडिकुलर यहां हाइपोटेनियस यहां है, परपेंडिकुलर यहां हाइपोटेनियस यहां है, सेम वैल्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? रेशोज तो सेम आएंगे। इसका मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ढूंढने जाएंगे
तो मुझे साइन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1। ये मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा नहीं हो सकता साइन और इससे बड़ा नहीं हो सकता साइन। ऐसे ही कॉस की जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढेंगे तो मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। देखो ना, यहां पर आपको देख रहे थे आप इस वाले टेबल में देखते हैं तो देखो यहां पर मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम क्या दिख रहा है 1। आगे बढ़ेंगे, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट तक है, जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जाने के बाद आपको नेगेटिव भी तो मिलेगा, साइन यहां पर नेगेटिव होता है, तो यही संख्या बार बार रिपीट होने वाली है। ये 0 हो गया, फिर 0 के बाद क्या आने वाला है, 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, फिर ये ऐसे बार बार यही साइकिल जो 180 तक की साइकिल है, ये साइकिल यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यही वैल्यूज रिपीट होंगी, यानी रेशोज नहीं बदलती हैं। ठीक है, कॉस के केस में तो यही दिख गया, यहां पर देखो 0 है और यहां पर देखो 1 है और यहां पर देखो 0 पे और यहां पर -1 है 180 पे। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यही मिल गई, यही बार बार आती चली जाएगी, कभी इससे बड़ी और छोटी नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब ये लाइन समझिए, कहता है वी ऑब्जर्व। अब इसने तो देखो लिख दिया छोटे से लाइन में वी ऑब्जर्व, लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के इसे स्किप कर जाते हैं, ऑब्जर्व तो वो करते ही नहीं। तो मैंने जो इतना सारा सिनेरियो समझाया है ये ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑब्जर्वेशंस आपने प्रैक्टिकली किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं किया है तो मैंने समझा दिया, ये इमेज आपके दिमाग में होगी। तो कहता है वी ऑब्जर्व आपने कर लिया है, कहता है दे आर डिफाइंड ऑल द रियल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर को डिफाइन करता है। फर्दर वी ऑब्जर्व दैट ईच रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर x के लिए साइन x की वैल्यू -1 से 1 होती है, इनके सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू +1। ऐसे ही cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है, और ये हमने ऑब्जर्व कर लिया है, ये प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस दिखाता है और मैंने कहा था नेचुरल फिनोमेना दिखाता है। यानी कि आप एक किसी भी ऐसे इस तरीके से क्वाड्रेंट को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो और कोई भी ट्रायंगल लेकर उस पर बनाने की कोशिश करते हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रायंगल हो, सेम रेशो आएगी और कंडीशन भी यही आएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है दस डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन x एंड y इज इक्वल टू कॉस x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या ऑल रियल नंबर है जरा बताइए, डोमेन रियल नंबर है, यानी कि y इज इक्वल टू अगर साइन x दे रखा है तो ये x को डोमेन कहते हैं और ये ऑल रियल नंबर कहलाएगा। कहता है एंड रेंज, देखो यहां पर रेंज लिखा है, रेंज इज द इंटरवल ऑफ दिस, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी -1 to 1। बहुत सिंपल है, दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, है ना। तो साइन की और कॉस की डोमेन और रेंज आपको पता लगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे इसने क्या कहा है, आगे इसने इसी को डिफाइन किया है। इसने कहा है जैसे कि साइन का हमें पता लग गया, कॉसेक क्या होता है 1/sin होता है, तो यहां पर भी डोमेन और रेंज पता होगा। तो यहां पर इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज निकाले, लेकिन ये बात याद रखना है कि 1/sin का मतलब हो गया जहां पर साइन 0 होता है, कहां पर होता है, n पाई पर साइन 0 होता है। n का मतलब कोई भी इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि अगर 0 रखेंगे तो 0 पर साइन 0 पे 0 होता है ना। उसके बाद 1 रखेंगे तो पाई पर 0 होता है, फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई पर 0 होता है, 3 रखेंगे तो 3 पाई पर, और ये हर जगह जहां जहां 0 होता है 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो ले नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड है, कोई मैथमेटिशियन इसे निकाल नहीं पाया कि 1/0 का क्या करेंगे भाई, तो ये कह दिया नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइंड नहीं करेंगे, मैथ्स का हिस्सा ये नहीं बना अभी तक। आगे रिसर्च चल रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर इससे कहा है कि y इज इक्वल टू अगर cosec है, y इज इक्वल टू cosec है, तो यहां पर कहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देखो x इज नॉट इक्वल टू n पाई, साफ साफ मेजर किया, मेंशन किया है, x इज नॉट इक्वल टू n पाई तो नहीं हो सकता, है ना। n इज बिलोंग्स टू z, डोमेन है ये, यानी डोमेन में सारे रियल नंबर लेने हैं, सारे रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं ले सकते, n पाई नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद कहता है द रेंज इज कॉल्ड द ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या क्या नहीं हो सकता, देखो यहां पर कहता है ऑल रियल नंबर, y का मतलब रेंज है, ऑल रियल नंबर, लेकिन y जो है रियल नंबर जो है 1 या 1 से बड़ा, -1 और -1 से छोटा, यही होगा। यानी कि रेंज जो है कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि -1 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी इसके बीच की संख्या कॉसेक की नहीं आ सकती, कॉसेक की ऐसी रेशो ही नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, बहुत सिंपल है ना सर, जब मैं कहता हूं इनके बीच में आता है 0.5, बहुत सिंपल है, 0.5 को 1/2 भी बोलते हैं, साइन की वैल्यू 1/2 है, साइन की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा साइन की वैल्यू है, इसे लिख सकते हैं 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, वो इसमें आएगा ही नहीं। जो संख्या इसके बीच में आएगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे वो इसके बीच में आएगा ही नहीं। चेक कर लो, कोई सी भी संख्या लिख के दिखा दो आप,
कोई सी भी संख्या अगर इसके बीच में आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल करने पे इसके बीच में नहीं आएगा, वो बाहर आ जाएगा, इसलिए कॉसेक इसका रेसिप्रोकल। जीरो के केस में चेक कर ही नहीं सकते, क्यों? जीरो के केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है। देखो इसके बीच में तो आ रहा है लेकिन नॉट डिफाइंड होता है, ये वाली संख्या तो इसमें आएगी नहीं कहीं। तो बात क्लियर हो रही है ना? इसी तरीके से इन्होंने सब कुछ लिटरली समझाया है, आप एक बार इसे रीड करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है और जानना चाहता है ट्रिग्नोमेट्री को और डीपली, जिसमें मॉडर्न मैथमेटिक्स छिपी हुई है और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके आप यूज करने वाले हैं मैथ्स का, तो आप इस वाले कंटेंट को एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। अगर आप जेई मेंस के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो और आप जानते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कितना टिपिकल है, तो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक वर्ड का मीनिंग है, जैसे मैंने ये बताया, आगे कहा है सिमिलरली द डोमेन ऑफ सेक एक्स, ये डोमेन है, इसमें ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है, ये मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, ये क्या चीज होती है। एंड द रेंज इज दिस, है ना, रेंज दे रखी है, ऐसी tan x की दे रखी है, ऐसी cot की दे रखी है, ये सारी वैल्यूज की डोमेन और रेंज दे रखी है। तरीका मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग कहाँ है, फंडामेंटल क्या है, साइन और कॉस, ठीक है। अब आगे इससे समझाया, वी फर्दर ऑब्जर्व, और हमने ये भी ऑब्जर्वेशन किया, द फर्स्ट क्वाड्रेंट x इंक्रीज, पहले क्वाड्रेंट पर x इंक्रीज कर रहा है। देखो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x इंक्रीज 0 to π/2, क्या इंक्रीज कर रहा है, साइन x इंक्रीज 0 to 1। अगर यहां पर 0 से लेकर π/2 ये एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो साइन जो है इंक्रीज करता है 0 से 1 पे, 0 से 1 पे। उसके बाद x इंक्रीज π/2 टू पाई, यहां से देखो π/2 90 डिग्री से लेकर 180, तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है सेकंड में। लेकिन यहां पर इंक्रीज होने पर कहता है साइन इज डिक्रीज, ये ऑब्जर्व किया हमने, साइन यहां पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, 1 to 0, 1 से 0 बन गया, है ना, 1 से 0 बन गया। उसके बाद कहता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है, x इंक्रीज पाई टू 3 π/2, यानी कि 180 डिग्री से 270, देखो इंक्रीज ही तो हो रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है, 180, 181, 182, इस तरीके से 270 तक पहुंच रहा है, यानी कि एंगल बढ़ रहा है। लेकिन साइन एक्स जो है वो 0 से -1, ये 0 डिग्री से, 0 वैल्यू से, रेशो से, वैल्यू से -1 तक हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, 0 से माइनस की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज। फिर कहता है फाइनली द फोर्थ क्वाड्रेंट, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, x इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां से 270 से क्या हो रहा है, 360 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कहता है साइन एक्स भी इंक्रीज होगा -1 से 0, तो -1 तो यहां पहुंच ही गया था, यहां से इंक्रीज, यानी कि इसका मतलब हो गया एक बिहेवियर आया जिससे ग्राफ बनेगा। यहां पर देखो y = sin x है। मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं, पहले क्वाड्रेंट पे क्या हुआ, x जो है वो इंक्रीज हुआ, y जो है वो डिक्रीज हुआ, x इंक्रीज हुआ, y डिक्रीज। दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x जो है वो तो इंक्रीज ही होना है, लेकिन यहां पर y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, पहले में इंक्रीज था, सॉरी पहले में क्या देखा है, इंक्रीज, 0 से 1 इंक्रीज, दूसरे में डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, x जो है वो इंक्रीज ही होना है, x मतलब कि 180 से 270, लेकिन y जो है वो डिक्रीज हो गया। और तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, x जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन y जो है यहां पर इंक्रीज हो गया। देख सकते हो रेशो में वैल्यूज बढ़ रही है, ये बिहेवियर हमने यहां पर लिख लिया है। देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन को मैंने बता दिया कैसे कैसे इंक्रीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हर जगह x तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y का बिहेवियर यानी कि रेंज का बिहेवियर, यहां पर 0 से 1, फिर 1 से 0 मैंने डिक्रीज हुआ ना, ये देखो डिक्रीज लिखा है, फिर डिक्रीज 0 से -1, फिर इंक्रीज। ऐसी कॉस का बिहेवियर है, पहले डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ऐसी tan, cot, sec और cosec सबका अपना अपना बिहेवियर है, ठीक है। अब जब बात करते हैं 0 से पाई इंक्रीज होता हुआ, और इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, तो देखो 0 से इन्फिनिटिव का मतलब मैं बता देता हूं कि एक ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि ये 0 है और ये मेरे पास 1 है, ये क्या है 1। अब मैं कहता हूं 0 से 1 के बीच में इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूं, ये 0 है, ये 1 है, तो मैंने कहा इसको मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये होता है। अगर मैं देखूं कि इसको देखेंगे जब हम गौर से, तो ये 0.1 0.2 0.3 ऐसे करते करते ये आ गया 0.9। 0.9 इसके नजदीक है, लेकिन एग्जैक्ट 1 तो नहीं हो सकता। अब 0.9 और 1 के बीच में भी नंबर्स होते हैं, 0.9 और 1 के बीच में क्या होते हैं, 0.01 0.9 और 0. क्या नाम आता है, 0.09 नहीं आएगा, 0.91
है ना, और 0.92, 0.93, 0.94 ऐसे करते करते आता चला जाएगा 1 तक। फिर इनके बीच में देखो सबसे नजदीक आ जाएगा 0.99, इसके बीच में भी तो होता है 0.991, 0.992, है ना, ऐसे करते आते हैं। यानी कि इसके बीच में आप देखोगे तो नियरेस्ट पहुंचते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी 1 नहीं आएगा, कभी भी। यानी कि 0 और 1 के दूरी में आप कभी 1 तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर न्यूमेरिकली संख्या की बात करते हो कभी नहीं पहुंच सकते, छोटे से छोटा होता जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, लेकिन संख्या आती चली जाएगी दशमलव के बाद और कभी वो खत्म नहीं होगी। तो ये कंडीशन कहलाएगा कि अप्रोचेस टू G1 कॉल्ड इंफिनिटिव। 0 से इंफिनिटिव का मतलब समझ में, अगर 1 के लिए अप्रोच कर रहा है तो 1 कोई भी संख्या के लिए अप्रोच कर सकता है। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि इंफिनिटिव का मतलब सारे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं। कोई एक संख्या तक अप्रोच कर रहा है लेकिन वहां तक जा नहीं सकता। जैसे कि मैं बताता हूं, tan 90 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब इसको देख लेते हैं, tan 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इसको देख लेते हैं। तो tan पहले 0 की बात करते हैं, tan 0 की बात करते हैं, tan 0 0 होता है। tan 30 की बात करते हैं तो होता है 1/√3। 1/√3 का मतलब क्या हो गया, √3/3, है ना, रैशनलाइज कर देना। तो 1.732 बटे में 3, तो 3 6 18 होते हैं ना, तो लगभग 0.5 समथिंग कुछ आएगा। फिर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 60 की वैल्यू √3 होती है, 1.732, और इसके बाद ये नॉट डिफाइंड। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, पहले 0 आया, फिर उसके बाद 0.5 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर उसके बाद 1.73 आया, और फिर उसके बाद कुछ नहीं आया। मतलब ये कहना चाहता है कि जब हम बात कर रहे हैं tan की, तो tan जो है 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर तो 0 है, लेकिन जब बात करते हैं 30 डिग्री पर, इस 30 डिग्री पर रेशो आएगी तो 1.0.5। जब बात करते हैं 45 की तो रेशो आएगी 1। जब बात करते हैं 60 की तो 60 पर बात आएगी हमारे पास 1.73। फिर उसके बाद 60 के बाद आएगा हमारे पास, आगे आता जाएगा, एंगल्स बनते जाएंगे, 89 एंगल तक बन जाएगा, लेकिन ये 90 एंगल तक आ ही नहीं सकता। 90 एंगल तक इसकी रेशो जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। 90 पे नॉट डिफाइंड क्यों है भाई, 90 पे नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसका जो रूल होता है tan का, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब भैया यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो तो है आपके सामने ये संख्या मान लेते हैं 1, लेकिन बेस तो 0 है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। मैथ्स में इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, यानी कि 90 तक की अप्रोच, 90 पे एग्जैक्ट tan खड़ा नहीं हो सकता, उससे पहले आ सकता है, उससे पहले कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी एंगल बना सकता है, लेकिन 90 पर नहीं आ सकता। तो इसलिए ये तो इन्फिनिटिव है। तो यानी कि यहाँ इसका मतलब यहां से लेकर वैल्यूज आती जाएगी रेशो की, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव बोल दिया इसने। इसी चीज को यहां पर समझाया भी है, देखो जो मैं बोल रहा हूं उसे समझाया, रिमार्क में समझाया। कहता है इन द अबव टेबल द स्टेटमेंट 10x इंक्रीज 0 टू इंफिनिटिव, कहता है फॉर दिस सिंपली मींस दैट 10x इंक्रीज x 10x इंक्रीज, है ना, एज x इंक्रीज, जब 10x बढ़ेगा, जब x बढ़ेगा, कहता है। और यहां पर दे रखा है 0 से लेकर 90 के बीच में, ध्यान रखना 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। एंड assumes arbitrary large high value of x approaches to pi/2, approaches to pi/2 मतलब कि pi/2 की तरफ अप्रोच कर रही है। pi/2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि pi/2 पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आ गया भाई। यहां पर देखो ना, ये आपके सामने है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, कोई संख्या है, डिवाइड करोगे, यहां पर मान लीजिए कोई संख्या है, यहां पर कोई संख्या डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर इस बेस को ऊपर उठा के ऐसे सीधी एक लाइन बना दी, तो बेस तो इसका 0 रहा ना भाई, एक लाइन में बेस तो है ही नहीं, और परपेंडिकुलर रहा p। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में 0 करूंगा तो नॉट डिफाइंड, और मैथ्स में इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए इसने कहा है कि इस केस को क्या बोलेंगे हम, सिमिलरली ऐसे दैट ये कॉसेक और ये सारी वैल्यूज के लिए इन्होंने कहा है अर्बिट्रेरी एज लार्ज नेगेटिव लार्ज पॉजिटिव, उसके नियर बाय पहुंचना है, ठीक है, ओके, इसको इन्फिनिटिव बोला है। बस बात खत्म। यहां पर इसको आपको पढ़ना है, मैंने बताया है आपको, ये बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी है। अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ को सॉल्व करते हैं, और ग्राफ के बाद फिर हम एग्जांपल्स करेंगे एंड देन फिनिश दिस कंप्लीट टॉपिक। इसमें बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर डिटेल में नहीं आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन जब हायर स्टडी में जाएंगे तो ये आपको फंसा देंगे, बार बार आपको आना पड़ेगा, और यहां लिया गया अधूरा ज्ञान आपको हमेशा परेशान करेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। यहां पर देखिए आपके सामने ग्राफ है, यहां पर ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ओके अब ग्राफ्स की बात करते तो सिंपल सी बात है, ग्राफ तो बनाना आपको आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने बनाया है 10th क्लास के अंदर, और पैराबोला वगैरह का भी आपने जरूर थोड़ा बहुत यूज किया होगा, लेकिन लीनियर तो बनाए। यहां पर तो सिंपल सा काम है, आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन होता है ना एक्स और वाई की फॉर्म में। आपको एक टेबल बना देनी है, ये टेबल बना दी एक्स और ये बना दिया वाई। आपको एक्स की वैल्यूज रखनी है, एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 0, है ना, मोटी मोटी वैल्यू रखेंगे, बीच की रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो x बराबर 0 तो y बराबर 0, देखो साइन 0 0 होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैंने बात कर दी 30 डिग्री रख दी, है ना, डिग्री में रख देते हैं। 30 डिग्री रख दिया, 45 डिग्री रख दिया, फिर उसके बाद 45 के बाद आगे आपके पास 60 डिग्री रख दिया, फिर उसके बाद 90 डिग्री रख दिया। 90 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 2, सीधा 90 पे पहुंचता हूँ। तो अगर साइन 0 0 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके इसके बाद बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन मैं रख देता हूँ पाई की वैल्यू। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर उसके बाद साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। फिर साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आती है, 0। तो बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे होता है। देखो मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, साइन 0 0, तो 0 पे 0 है तो पाई पे भी 0 होगा। पाई पे 0 है तो 2 पाई पे भी 0 होगा। तो एक ही लाइन पे तो टकरा रहा है, 2 पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे 0 है तो 3 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई पे 0 है तो 4 पाई पे भी 0 होगा। एक तो ये तरीका हो गया, 0 0 0 हर जगह। यहाँ पर सारी संख्या पॉजिटिव की होती है, यहाँ पर नेगेटिव। लेकिन 0 के केस में तो हम देखते ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, सारे 0 लिख देते हैं। एक दूसरा तरीका फिर मैंने आपको बताया था स्टॉप पॉइंट के लिए, है ना। ये आपके सामने स्टॉप पॉइंट है, ये आपके पास ये है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उसके बाद 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 होगी, 3 पाई बाय 2। उसके बाद 5 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 होगी, 5 पाई बाय 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 होगी। फिर उसके बाद 9 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 होगी। सारी वैल्यूज 1 होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऊपर की तरफ पॉजिटिव के 1 होंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव के 1 होंगे 1, लेकिन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो देखोगे पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है तो 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 है, नीचे आ गया 3 पाई बाय 2। फिर उसके बाद आगे 5 पाई बाय 2 आएगा तो वो फिर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 7 पाई बाय 2 नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो बात समझ में आती है आपको। ये बिल्कुल सिंपल सा बिहेवियर है बच्चे, इसमें कोई भी कठिन काम नहीं है। आपने एक टेबल बना दी है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर समझना है, मैंने बताया था साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी बताई थी, 0 पॉइंट लगभग बताई थी मैंने 7, और यहां पर बताई थी 0.8, ठीक है ना, चेक कर लेना एक बार। ओके और बाकी की संख्या मैंने बीच की लिखी। मेरे को संख्या लिखनी थी ये 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। ओके तो अब मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं। ये मैंने बना दिया ग्राफ, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई, है ना। यहां पर माइनस का पाई बाय 2 आ जाएगा, यहां पर माइनस का पाई आ जाएगा, यहां पर माइनस का 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 पाई। ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, 0 पे 0, x 0 और y 0, ये ऊपर 1 है और नीचे माइनस है। फिर उसके बाद इसके बाद आते हैं यहां पर पाई बाय 2 पे 1, देखो पाई बाय 2 पे, ये रहा पाई बाय 2 पे 1, x बराबर पाई बाय 2, देख सकते हो x बराबर पाई बाय 2, y बराबर 1। अब यहां से यहां तक सीधी लाइन नहीं खींचनी, क्यों नहीं खींचनी, क्योंकि बीच की वैल्यूज मैं लिख चुका हूं, 0.5, 0.7, 0.8। तो आप देखोगे तो ये इस तरीके से कर्व बनेगा ऊपर की तरफ। ये वैल्यूज डिसाइड करेंगे, देखो 30 पे 0.5, 30 पे 0.5, फिर 45 पे 0.7, फिर उसके बाद 60 पे पॉइंट। तो इस तरीके से बीच में भी पॉइंट्स बनेंगे तो कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। तो यानी कि साइन एक कर्वेचुअल ग्राफ है, उसका कर्व बनता है, स्ट्रेट ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। ओके, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यही ग्राफ बनता है, कर्व। ठीक है, अब उसके बाद आगे पीक पर पहुंचने के बाद डिक्रीज करना है उसे, और 0 तक पहुंचना है। तो 0 कहां है, देखो ना, ये रहा x, ये रहा y, यानी कि x बराबर पाई और y बराबर 0, तो ये डिक्रीज होता हुआ 0 पे आ जाएगा। फिर कहता है पाई बाई 3 पाई बाय 2 पर माइनस का 1, 3 पाई बाय 2 पर माइनस का 1, यानी कि इस टाइप से माइनस का, सॉरी ये ज्यादा नीचे आ गया, माइनस का 1 हमारा कम नीचे था, ये है माइनस का 1, तो ये नीचे की तरफ को ऐसे आएगा। फिर 2 पाई पर 0, ये रहा 0, ये इस तरफ से आएगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से बिहेवियर आगे बढ़ जाएगा। अगर ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है तो आगे की वैल्यूज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी होगी, तो ये नेगेटिव भी आएगी, यानी कि इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से बढ़ेगा, यहाँ पर आ गया, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा। यानी कि ये आपको जो दिख रहा है ये साइन का ग्राफ है। किस तरीके से बनाया आपको समझ में आया, जैसे साइन का ग्राफ बनाया है, ये रहा साइन का ग्राफ आपके सामने, सेम इसी तरीके से कॉस का ग्राफ बनेगा। आप इसी तरीके से वैल्यूज रखते चले जाओ, कॉस का ग्राफ बन जाएगा। अब देखो साइन में और कॉस में कोई भी नॉट डिफाइंड कंडीशन नहीं होती, यानी कि इंफिनिटिव कंडीशन होती ही नहीं है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यूज तो आएगी, ऐसी कोई वैल्यूज नहीं होती जो नॉट डिफाइंड करे, कब, साइन के और कॉस के केस में, लेकिन बाकी सब में तो होती है। अब वो नॉट डिफाइंड कंडीशन को ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, तो हम ग्राफ पर कहेंगे उसे, देखो किस तरीके से, जैसे कि अब tan वाला ग्राफ ले लेते हैं, बड़ा ध्यान से समझ रहा हूं, tan वाला ग्राफ।
तो tan के केस में जब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 10x की बात करते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं x और y की वैल्यू क्या ली जाएगी। अगर मैं 0 लेता हूं तो 0 आएगा, उसके बाद मैं 90 लेता हूं तो 90 की वैल्यू, ध्यान रखना बेटा, मैं 90 को थोड़ा दूर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। जो 90 की वैल्यू है, ये रहा 90, बच्चे 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, 90 तक नहीं पहुंच सकता ग्राफ, यानी x की वैल्यू तो 90 है लेकिन y की वैल्यू है ही नहीं कुछ, यानी पहुंच ही नहीं सकते, अप्रोच ही नहीं कर सकते उसे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं कि अगर 30 डिग्री की बात करें, यानी कि π/6 की बात करें, π/4 की बात करें, है ना, और उसके बाद π/3 की बात करें, तो यहां पर वैल्यूज होती है। जैसे मैंने π/6 पर बताया था क्या वैल्यूज होती है, √3, यानी कि √1/√3 की वैल्यूज क्या बताई थी मैंने, 0.5 लगभग है। 1/√3 चेक कर लेते हैं, 1.73 अपॉन में 3 और 3 5 15 3 6 18, ठीक है, लगभग आगे भी वैल्यूज होंगी, मैं लगभग में मान रहा हूँ। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 1 होती है, उसके बाद इसकी वैल्यू बताई थी तो 1.73 बताई थी। तो अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या बनेगा ग्राफ। देखो एक ग्राफ बनाता हूं, एक बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, ये मेरे पास x और y एक्सिस है, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 90 है। देखो सबसे पहले 0 पर 0 लिया, ये रहा 0, ये 1 है, ये 2 है। फिर उसके बाद 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर 0.5, ये π/6 है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये है आपके पास π/6, π/4 और π/3, ठीक है। तो अगर π/6 की बात करेंगे तो 0.5, ये 1 है, ये 2 है, तो 0.5 यहां मिलेगा। फिर उसके बाद π/4 पर 1 मिलेगा, π/4 पर 1 ऊपर मिलेगा। फिर उसके बाद π/3 पर 1.73 देखो, अगर ये 0.5 था और ये 1 था तो इनका बीच का गैप 0.5 का था, लेकिन यहां पर 1.5 यहां आता है, लेकिन ये क्या वैल्यू दे रखी है 73, यानी इससे ऊपर, यानी कि इक्वल नहीं आएगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद आगे जाओगे तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है, मैं इस पे यहां पर ऐसे लाइन खींच के दिखाता हूं जैसे इन्होंने लिखी है, ये वैल्यू देखो, ये लाइन है नहीं, आपको बस एज्यूम कर लेनी है ऐसी भी कोई लाइन होती है। ये लाइन जो है, ये दीवार है, समझ लीजिए ये 90 डिग्री की दीवार है। कौन सी डिग्री की, 90। मैंने कहा tan की वैल्यू 90 तो पहुंच ही नहीं सकती, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यूज जो होंगी वो इस तरीके से लहरती हुई ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन कभी भी ये इसे टच नहीं कर सकती, ऐसे ये टच नहीं कर सकती, याद रखना। इसका मतलब ये इसको पास आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और ये पास ही आती जाएगी, इन्फिनिटिव तक जाती जाएगी, पास आती जाएगी, लेकिन कभी भी टच नहीं होगी। यही तो है साइन का ग्राफ। देखो आपके सामने बना हुआ है, ये एक लाइन दे रखी है, ये वाली एज्यूम लाइन दे रखी है, और यहां से देखो लाइन, ये देखो ये आ गया ग्राफ, और देखो पास होता जाएगा। एक जगह पर आके आपको ऐसा दिखेगा पैरेलल जा रहा है, लेकिन वो पास आता चला जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये पॉजिटिव का ऊपर जा रहा है, ऐसे नेगेटिव भी होगा भाई, सीधी सी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट पे इसके बाद की संख्या जो है, जैसे कि आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पाई तक, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, तो जैसे पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे नेगेटिव नीचे की तरफ आता जाएगा ऐसे। तो ये पहला वाला ब्लॉक बना tan का, और जैसे ये ब्लॉक बना वो ब्लॉक रिपीट होगा। जैसे ये दे रखा है -π/2 से π/2 का ब्लॉक ये है, इसी ब्लॉक को रिपीट करेंगे π/2 से 3π/2 में भी ऐसे ही होगा सेम, और इसी ब्लॉक को आगे रिपीट करेंगे, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसी ब्लॉक को आगे रिपीट करेंगे। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया tan का ग्राफ कैसे बनता है। सेम यही चीज अगर कॉट के ग्राफ की बात करते हैं तो उसमें भी यही करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इसमें 90 डिग्री लेंगे और 90 से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, ऐसे ही घटता जाएगा, कभी टच नहीं करेगा, और इस पूरे ब्लॉक को बार बार रिपीट करते जाएंगे क्योंकि वैल्यूज बार बार रिपीट होती है। जैसे यहां पर देखोगे तो जब साइन का ग्राफ था हमारा, तो ब्लॉक रिपीट हुआ था, कैसे वाला, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक था 0 से लेकर और 2π तक, देखो ऐसे करके बना। फिर उसके बाद आगे का ब्लॉक रिपीट, फिर ब्लॉक रिपीट, फिर ब्लॉक रिपीट, आगे रिपीट होता जाएगा, पीछे भी रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस का ग्राफ था, यहां से लेकर देखोगे आप, यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो यहां से लेकर आपका यहां तक रिपीट हो गया पूरी की पूरी वैल्यू, देखो ये ऐसे, फिर उसके बाद वापस यही, फिर वापस यही रिपीट। हर किसी में ब्लॉक रिपीट होता है, बस यहाँ पर नॉट डिफाइंड नहीं होता, यहाँ पर आपका नॉट डिफाइंड है, तो अलग अलग ब्लॉक दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे सेक का और कॉसेक का ग्राफ। जब हम बात सेक की करते हैं तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो आपको दिखती है वहां तो कट करता ही नहीं है ना एक्सिस पे, तो ये वैल्यू होगी और ये बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कभी नॉट डिफाइंड तक नहीं जाएगी, π/2 तक, और यहाँ पर माइनस में होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये x माइनस में है, ये x पॉजिटिव है, और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव का y आता है, तो ये बन गया। इसी ब्लॉक को ऐसे रिपीट करेंगे, इसी ब्लॉक को ऐसे रिपीट करेंगे, इसी ब्लॉक को ऐसे, ये ब्लॉक वाइज होते हैं। जिस स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो मेरे को बता देना, अदरवाइज यहाँ बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा है, आप इसको लिटरली कैसे करेंगे मैंने तरीका बता दिया। स्टूडेंट्स तो अब हम फिनिश करते हैं ग्राफ का पोर्शन भी, और मैंने कहा था डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ का नहीं आता है, लेकिन अगर आएगा तो आप उसे देख के भी पहचान सकते हैं और बनाना भी सीख चुके हैं,
ठीक है। हालांकि आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, सबके ग्राफ एक बार खुद से लिटरली बनाने चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं हम एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, तो जल्दी से हम एग्जांपल्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज बच्चे आपको करनी है। ठीक है ना। देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इफ cos x इज इक्वल टू माइनस का 3/5, माइनस का 3/5। कहता है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी कठिन चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना है करने का। ठीक है ना, और खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहां पर मैं बता देता हूं क्या है। आपको पता है ये क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ये आपके सब कार्टेशियन प्लेन है, उस पर क्वाड्रेंट है। ये ए का मतलब सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। यहां पर आपको दे रखा है कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/5। आपको कहता है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने। क्या कहता है, अदर 5। तो अदर 5 का मतलब कॉस मुझे पता है, तो मुझे सेक भी पता लग गया। सेक एक्स होता है 1 कॉस एक्स। इसका मतलब सेक एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, ये जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस का 5/3। एक वैल्यू तो मुझे यहीं से मिल गई, 5 निकालनी थी, एक तो मुझे यहीं से मिल गई। अब उसके बाद मुझे एक फॉर्मूला पता है बेटा, जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है। तो यहां पर आपको कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है, कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या है, माइनस का 3/5। तो माइनस का 3/5 यहां रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस का 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये राइट साइड में चला जाएगा। और आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3×9/25, और सॉल्व करेंगे तो 16/25। और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, और साइन के बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16/25, एंड देन साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी प्लस माइनस 4/5। अब आपको कहता है कि x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो चेक करना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तो नेगेटिव होता है, सही है, सेक भी नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लिखेंगे बट इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव। तो यहां पर लिखेंगे हम साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4/5, और अगर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4/5 आ गया तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/4। सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। अब देखो कॉस एक्स, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई है, साइन की वैल्यू आ गई है, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे, तो आगे हमारे पास tan x। तो बच्चे tan x इज इक्वल टू क्या होता है, वो तो sin x अपॉन में cos x होता है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या है, माइनस का 4/5, cos की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/5। आप गौर से देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो tan की वैल्यू आ गई tan x इज इक्वल टू 4/3। और अगर tan की वैल्यू 4/3 आ चुकी है तो cot की वैल्यू आ जाएगी cot x इज इक्वल टू 3/4। स्टूडेंट्स सीधी सीधी वैल्यूज है, आप निकाल सकते हैं, ये 10th में भी आपने किया था, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके पास 7th एग्जांपल दे रखा है, उसमें कहता है कॉट दे रखा है इस बार, तो कॉट से tan तो बड़े आसानी से निकल जाएगा ना। 7th एग्जांपल के अंदर आपको दे रखा है कॉट x इज इक्वल टू माइनस का 5/12, तो tan x तो बहुत सिंपल निकल जाएगा, tan x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12/5, बहुत सिंपल। और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर कॉट दे रखा है, tan दे रखा है, तो मेरे को क्या रूल लगाना है, मेरे को रूल कोई सा भी लगा सकता हूं, मेरी मर्जी चलेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब tan की वैल्यू रख दी जाएगी, या फिर इसे राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर x, और यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस का माइनस का 12 अपॉन में 5 का स्क्वायर, एंड देन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस का 144 अपॉन में 25, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 169 अपॉन में 25। ये sec स्क्वायर x की वैल्यू है, तो sec x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 169 अपॉन में 25, दिस इज प्लस माइनस 13 अपॉन में 5, sec की वैल्यू, ये sec है हमारे पास। अब ये sec है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे sec क्या होता है भाई, ASTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, cosec पॉजिटिव होता है, sec तो नेगेटिव होता है। लिखेंगे बट इन सेकंड क्वाड्रेंट
sec x इज इक्वल टू माइनस का 13/5, और अगर sec नेगेटिव है तो cos x भी आ जाएगा माइनस का 5/13, और अगर cos आ गया तो sin निकालना क्या कठिन काम है। sin के लिए लगाइए फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इसे राइट में लेके जाइए तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये तो आपने सीखा है। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू है माइनस का 5/13 का स्क्वायर, और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 25/169, और सॉल्व करके 144/169, दिस इज sin स्क्वायर x, और sin x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 144/169, और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो sin x की वैल्यू जो है रूट में आएगा, और sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 12/13। बट इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे sin x इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई आंसर इज 12/13, और sin पॉजिटिव है तो cosec x भी पॉजिटिव आएगा 13/12। तो स्टूडेंट समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है, एग्जाम्पल बहुत आसान है, आप समझ में आ रही होगी तो आप बिल्कुल क्लियरली कर भी रहे होंगे। आपका आंसर आ गया है, 7th एग्जाम्पल हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस है, आपको खुद से ट्राई करने। देखो क्वेश्चन ये रहे, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में आपको कहता है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने, खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम इस एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। तो फिलहाल 8 एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो यही देख लेते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 8 में। ये देखिए आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तरीका सीखना पड़ेगा। मैंने एक बार बताया भी था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे साइन 31 पाई अपॉन में 3 लिखा है। इसको आप फ्रैक्ट करेंगे किस फॉर्म में, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन कह सकता हूं। फिर उसके बाद 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, या फिर 45 डिग्री π/4, या फिर 60 डिग्री π/3, या फिर 90 डिग्री π/2। आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर आप गौर से देखेंगे तो इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है मुझे, मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं। ये है 31 पाई, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इस पूरे पार्ट को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूं, दिमाग लगाइएगा कैसे लिखेंगे। देखो इसको लिखेंगे 31 π/3 को लिखेंगे हम 10 पाई, क्या लिखेंगे 10 पाई प्लस का π/3। देखो 3 गुणा 10 कितना होता है 30, प्लस 1 31। तो इस 31 को हम लिख सकते हैं क्या 10 पाई प्लस का π/3। ये आपको सीखना पड़ेगा कैसे कि एक फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जाता है, डिवाइड करके बना देते हैं। अब उसके बाद आप इसके बाद क्या करने वाले हो, आपको सीधी सीधी एक टेबल बनानी है, ऐसे ग्राफ सॉरी, ASTC लिखना है, और मेरी 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कौन से एक्सिस पे टकराएगा, दूसरी बात ये कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा। ये बताया था मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन से एक्सिस पे टकराएगा, कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा। ये एक्सिस है एक्स एक्सिस पर वैल्यू होती है नो चेंज। ये वैल्यू है वाई एक्सिस पर वैल्यू होती है चेंज। ओके, नो चेंज मतलब साइन एक्स चेंज नहीं होगा, साइन एक्स चेंज नहीं होगा तो क्या बनेगा साइन एक्स ही रहेगा। कॉस एक्स चेंज नहीं होगा तो कॉस रहेगा, टेन एक्स चेंज नहीं होगा तो टेन ही रहेगा। ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर चेंज नहीं होंगे वही बनेंगे। चेंज का मतलब साइन एक्स अगर चेंज होगा साइन एक्स तो चेंज होके बन जाएगा कॉस एक्स, चेंज बदलना। साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स चेंज होता है कॉस में। ऐसे टेन एक्स जब चेंज होगा तो कॉट बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल भी कॉट होता है और चेंज भी कॉट में होता है। ऐसे सेक एक्स जब चेंज होगा तो कॉसेक बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो है सेक का कॉस होता है लेकिन चेंज होता है कॉसेक में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन दूर कर लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टेन पाई का मतलब देखो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ये है 1 पाई 1 पाई है ना 180 डिग्री। ये है 2 पाई 2 पाई, फिर 3 पाई इधर आ गए, फिर 4 पाई इधर गए, यहां पर आ गए 4 पाई, फिर यहां से चलते गए 5 पाई, फिर यहां से चलते गए 6 पाई, फिर 7 पाई, फिर 8 पाई, फिर 9 पाई, फिर 10 पाई। 10 पाई कहां पर आकर रुकेंगे जरा बताइए मुझे, कहां पर आकर टकरा रहे हैं, कौन से एक्सिस पर टकराया 10 पाई, वो टकराया एक्स एक्सिस पर। नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, सिंपल है। फिर प्लस थीटा इसे आगे बढ़ा देगा, आगे बढ़ा के कहां पर फेंक देगा, ये फेंक देगा इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यानी कि ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो बात क्लियर हो गई। साइन π/3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है आपके सामने √3/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक इतने भी
ये एक प्रोसेस जो है सर्कल का, ये सीखना होगा। बेफिक्र रहिए, मैं सिखा दूंगा आपको, बट आप खुद से ट्राई करेंगे पहले देन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 9th, इसको मैं जरूर कराऊंगा। देखिए फिर उसके बाद आपको सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, एंड देन अगली क्लास जब मैं लूंगा तो उसमें ये एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल कराऊंगा ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सके, ठीक है ना, और अपने प्रोसेस को जान सके, गलत तो नहीं कर रहे। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 9th, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया है ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर लिखा है 9th एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर लिखा है कॉस माइनस का 1710 डिग्री। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने ना अपनी मर्जी से इस चीज को एज्यूम करके लिखा है, मतलब ये चीज को खुद प्रेडिक्ट करा है कि कौन से उसके नियर बाय होगी, ठीक है। क्या लिखा है जरा मैं इसको पहले करके दिखा देता हूं। कॉस माइनस का 1710 प्लस का, ये अगर मल्टीप्लाई कराओगे इसकी तो कितना आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1800। कॉस माइनस 1710 फिर उसके बाद प्लस का 1800, ऐसा करने से क्या मिला, cos 90 मिला, ये 90 होता है, इनको घटाएंगे तो, और cos 90 की वैल्यू 0। अब आप कहोगे सर जी इसको ये कैसे लिख सकते हैं, ये क्या तरीका होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो इंटरवल है वो बार बार रिपीट करता है। कहां पर रिपीट करता है, 2 पाई यानी 360 पे। यानी कि अगर कोई भी इंटरवल बनाओगे, ये 0 से लेकर 2 पाई की वैल्यू है, ये वाला जो इंटरवल होगा यही बार बार रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। तो अगर ये रिपीट 5 बार कर जाए, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट कर जाए, तो ये कंडीशन वही होती है जो कंडीशन इसकी होगी, यानी कि जो एंगल इसका बनेगा वही एंगल अभी भी बनेगा, बस रिपीट 5 बार हो जाएगी। यानी कि जो वैल्यूज यहां से लेकर यहां तक होगी वही वैल्यू यहां से यहां तक होती है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। बात इनकी समझ में आ गई हमें। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट कैसे सोचे 5 से करना है या 6 से करना है, प्रॉब्लम तो ये है ना, फिर उसे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो तो जाएगा बट कैसे सोचे। तो बेटा ये वाला तरीका जो इसमें दिया है एग्जाम्पल में, मैं फॉलो नहीं करता, साफ साफ बोल देता हूं, मैं इस तरीके को फॉलो नहीं कर रहा। आपकी मर्जी है, आपका ऑप्शन है कि आप इस तरीके से करना चाहते हो कि नहीं। मैं इसी क्वेश्चन को अपने तरीके से कराऊंगा, तो मेरे तरीके को पहले जान लीजिए, और अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो कंफ्यूजन है, वहां कंफ्यूजन नहीं है, तो दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखो कैसे, ये है एग्जाम्पल नंबर 9, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ दे रखे हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, तो कैसे करना है वो याद रखो। देखो ये है आपके पास कॉस माइनस का 1710 डिग्री। सबसे पहले बात तो एक फॉर्मूला इसमें लग रहा है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स, पहले तो ये सीख लो, ये फॉर्मूला हमने सीखा था, आपने देखा होगा, नहीं सीखा है तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। पीछे मैंने इसको डेरिव कराया था, देख सकते हो। यहां पर फिलहाल ये हो चुका है फॉर्मूला। अब cos माइनस का 1710 बराबर हो जाएगा cos 1710, सीधा सीधा एक फॉर्मूला लग गया, एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद इस 1710 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से रखना, आपको 18 का पहाड़ा आना चाहिए, यानी कि 18 की टेबल नहीं आती है तो सीख लीजिए। यहां लिखते हैं 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, और 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72, और 18 पंजे 90, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे आते जाएंगे, फिर उसके बाद 90 के बाद क्या आएगा 108, देन 108 में 18 जोड़ेंगे तो कितना देगा, 8 8 16 का 6 हासिल का 1 2, और 126, 126 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 6 12 तो 14 4, और ये आ जाएगा आपके पास 3 और 1 4, 144, 144 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, और 4 और 1 5 और 1 6, 162 में 18 जोड़ेंगे तो 180। ये 18 की टेबल है बेटा, 18 की टेबल मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है, जैसे कि मुझे भी याद नहीं है, तो मैं ऐसे ऐड करके लिख सकता हूं। बस एक बार ये पता लग गया आपको, तो आपको सब कुछ पता लग गया। ये जो भी एंगल लिखा है बेटा, इसमें लास्ट वाली संख्या को आप इग्नोर मार दीजिए, लास्ट वाली संख्या को इग्नोर मारिए, क्योंकि 18 की टेबल नहीं है, ये टेबल है 180 की। किसकी, 180 की। 18 की टेबल नहीं है, ये 180 की टेबल है, बट 180 की टेबल आपको बोलता तो आप डर जाते। तो 18 की टेबल याद कर ली, हर किसी के साथ 0 लगा दो। अगर हर किसी के साथ आपने 0 लगा दिया तो फिर लास्ट वाले को इग्नोर मारने की जरूरत नहीं है, वो भी ले सकते हो। ये बिल्कुल आ गया, ठीक है। यानी कि 1710 यहां पर कहीं ना कहीं मैच करेगा, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, आपको 18 की टेबल याद करनी है, तो 18 की टेबल भी याद कर सकते हो, इस 180 को हटा सकते हैं आप, है ना। आपको तो ये देखना है बीच में किसके आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 162।
तो आप इस वाले लास्ट वाले डिजिट को हमेशा इग्नोर मारेंगे। कितना लिखा है 171, किसके बीच में आता है, देखोगे गौर से तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, ये यहां आता है 170, 162 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस 1710 को लिखने वाला हूं क्या, कॉस, ये सारे के साथ जीरो लगा हुआ है, पता है ना 180 का फॉर्म है, मैं इस 180 का लेके चलता हूं ना, उन्होंने 360 का लिया, 36 का पढ़ा हमें नहीं आता, 18 का आता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसे लिखने वाला हूं 1710 को 1620 जमा 1620 जमा क्या हो सकता है 1620 प्लस क्या करेंगे भाई 1710 में से अगर 1620 घटा देंगे तो क्या आएगा, देखो जरा गौर से, 0 आएगा, नहीं आएगा, 90 जमा 90। ठीक है, इसको ये तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1620 में 90 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1710। एक ऐसा लिख सकते हैं 1800 में से कुछ घटाएंगे, तो 1800 में से अगर मैं घटाऊंगा क्या 1710 तो आंसर कितना आएगा 0 और 90 आएगा, नहीं आएगा, 90 आएगा। यानी कि 1800 में से, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1800 में से घटा सकते हैं 90 तो भी कॉस यही बनेगा। अब देखो यहां पर दो ऑप्शन हो गए, जोड़ के भी आंसर आएगा, जरूर आएगा, याद रखना, तरीका सीख लो, बहुत सिंपल तरीका, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा लेकिन आप तरीका सीख लीजिए बिल्कुल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर ये माइनस में है तो प्लस बना देंगे, अगर ऑलरेडी प्लस में, जैसे देखो ये 6, देखो ये रहा 6 क्वेश्चन प्लस में है ना, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस में तो फॉर्मूला लग गया, प्लस बन गया है ना, ओके, साइन वाला है तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब 1710 लिखा है, 180 की टेबल याद कर लो या फिर 18 की टेबल याद कर लो। अब देखो कहीं ना कहीं ये 1710 लाई करेगा बीच में, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट भी लाई कर सकता है, बीच में भी कर सकता है, एग्जैक्ट लाई करेगा तो क्वाड्रेंट एंगल हो जाएंगे, क्वाड्रेंट एंगल आपको बताए गए थे, अभी फिर से रिपीट कर देंगे। फिलहाल बीच की बात करें, बीच में आया ये, बीच में आया तो 1620 में जोड़ के ये संख्या आ सकती है, 1800 को घटा के भी ये संख्या आ सकती है, क्योंकि बीच में आ रहा है ना 1710, जोड़ के आएगा तो ऐसे लिखेंगे, घटा के आएगा तो ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आती है। यहां पर दोनों जगह पर ये वैल्यू की वैल्यू हमें पता है, इसका जो भी एंगल है इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। समटाइम्स यहां पर मान लो 135 आ गया और यहां पर आ गया 45, 45 घटाने के बाद आएगा और 135 जोड़ने के बाद आएगा, तो आप कहेंगे इसे इग्नोर कर दो क्योंकि 135 की टेबल पे वैल्यू हमें याद नहीं है, लेकिन 45 की याद है, इससे सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये तरीका यहां तक समझ में आया क्या, कि जोड़ के भी निकाल सकते हो, घटा के भी निकाल सकते हो। अब करना क्या है, अभी कहानी खत्म कहां हुई है, अब देखो करना क्या है, आप इसे देखोगे 1620 कितनी बार में आया है, इस 180 का मतलब पाई होता है, तो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इस 1620 को लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 180 प्लस का 90, और इसको लिखेंगे कॉस 9 पाई प्लस का 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम अपना काम वही स्टार्ट कर देंगे जो हमने अभी सीखा था, क्या, सबसे पहले एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ASTC लिख देंगे और उसके बाद नो चेंज और यहां पर चेंज। देखो 9 पाई का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब कौन से एक्सिस पे टकराएगा, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, ये लिख दिया मैंने कॉस। फिर प्लस का थीटा मतलब कि यहां आएंगे और यहां पर आ जाएगा, तो कौन सी जगह पर आ जाएगा, तो ये 90, ये तो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब पाई बाय 2 लिख देंगे सीधा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये पूरा का पूरा ये आपको दे रखा है एक्सिस है ना, यहाँ पर 90 आएगा, लेकिन कौन से पे आया, ये थर्ड पे आया, तो थर्ड पे आया तो नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, तो क्वाड्रेंट है ना, इसकी बात कर रहा है, तो 90 को तो डायरेक्ट 90 लिखेंगे, किसी क्वाड्रेंट पे तो गया नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया और इसका आंसर भी 0 आ रहा था। बट इसका तरीका जो है वो ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये 360 को ले रहा है, काम यही कर रहा है, 360 को ले रहा है, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, बट मैं 180 को ले रहा हूँ और बच्चों को कह रहा हूँ कि आप 18 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 18 की टेबल। स्टूडेंट्स मैंने 9 तक के एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दिए, अब आपका काम है इस एक्सरसाइज को पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। और स्टूडेंट्स अगर ये 10 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या आंसर्स मैच नहीं कर रही है, आपको लग रहा है, आपको शक हो रहा है कि आपका टाइप जो है, जिस तरीके से आप लेके चल रहे हो, जो स्टेप्स लेके चल रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं गलती है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं यही 10 क्वेश्चंस लिटरली एक एक कराऊंगा, आप उसे मैच कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।